तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बंगाल में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म शुरू हुआ था, तो हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी संगठन थी ब्रह्म समाज, जिसमें कई गणमान्य सदस्य थे और उन्होंने अपने अपने स्तर पर रूढ़िवादी बंगला समाज को सुधार करने का प्रयास किया था, जिसमें अंधविश्वास था, कट्टरता था, वर्ग भेद था, वर्ग विभाजन था, महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी। कई ऐसे समस्याएं और चुनौतियां थी जिस पर समाज सुधारकों ने काम किया और सुधार करने की कोशिश की। उसी में बंगाल में ही समाज सुधार के क्रम में दो और प्रमुख नाम है जिसको आपको जेहन में रखना चाहिए, जहां से सवाल पूछा जा सकता है। एक का नाम है हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। और दूसरा का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन दोनों का नाम आप अपने जेहन में रखिए, इनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ये दोनों ऐसे शख्सियत थे जो समय के धार के विपरीत जाकर के अपने मंजिल तक पहुंचने की भरसक कोशिश की थी। एक एक करके इनके द्वारा दिए गए बंगाल समाज में योगदान को और बांग्ला समाज को आधुनिक बनाने में किए गए प्रयत्नों को हम लोग देखने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग विषय है ये। आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों व्यक्ति ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इनके वजह से बंगाल के युवा और इनके वजह से बंगाल की स्त्री या महिला दोनों का सशक्तिकरण हुआ। हेनरी विवियन डेरेजियो की वजह से बंगाल के युवाओं को समाज को समझने, देखने, कौन सी परंपरा, कौन सी संस्कृति को अपनाना है, कौन सी किसको छोड़ना है, ये सब जो देख करके निर्णय लेने का एक योग्यता विकसित हुआ, वो हेनरी विवियन डेरेजियो का ही देन है। यानी कि बंगाल के युवाओं में एक वैज्ञानिक यहाँ पे युवा है, यूथ की बात है तो इसमें मेल फीमेल दोनों, और यहाँ पे महिला की बात की है, वोमेन की बात की है, तो वोमेन तो इन्होंने हेनरी विवियन डेरेजियो ने बंगाल के युवाओं को एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट दिया कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले, एडॉप्ट करने से पहले एक साइंटिफिक अप्रोच रखो, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, लॉजिकल माइंड के साथ, तर्क के साथ किसी भी व्यवस्था को, किसी भी सिस्टम को अपनाना है तो अपनाओ। जैसे होता क्या है ऐसे समझ लो, समाज में एक बहुत बुरा चीज है कि समाज में जो चीज ढोंग होता है, पाखंड होता है, एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में जाता है तो वो परंपरा के रूप में विकसित हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो चलने लगता है। ये ओशो का स्टेटमेंट है। ओशो ने एक बार कहा था कि समाज का ढोंग अगले पीढ़ी में वो परंपरा बन जाता है। तो समाज में, बांग्ला समाज में कई ऐसी चीज थी जो कहीं ना कहीं ढोंग था, पाखंड था, जो उस समय के समाज के लिए प्रासंगिक नहीं था, रिलीवेंट नहीं था। हेनरी विवियन डेरेजियो ने युवाओं को टारगेट किया और युवाओं का एक ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि जितने भी युवा था, ये दरअसल क्या था हेनरी विवियन डेरेजियो, अब हम एक एक करके बात करते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और विशेष करके महिला शिक्षा के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया था। तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाल की महिलाओं का इनका कर्जदार होना चाहिए। अगर कोई वाकई में दूसरा भगवान अगर इस बंगाल की महिलाओं के लिए है तो वो है
इतना प्रभाव था इनका, इनका इतना महिलाओं को, बंगाल की महिलाओं को, स्त्रियों को इन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। इसलिए बंगाल की युवा महिलाओं को इनका हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। बात करेंगे कैसे, एक एक करके पहले देखते हैं। हम पहले देखते हैं हेनरी बेबियन डेरेजियो को। हेनरी बेबियन डेरेजियो दरअसल एक घड़ी साज थे, घड़ी बनाने वाले थे, घड़ी बनाने वाले एक तरह से कह लो मिस्त्री थे। आपको पता है कि हेनरी बेबियन डेरेजियो राजा राम मोहन राय के साथ संग में भी थे। इनका राजा राम मोहन राय के साथ अच्छा तालमेल था। ये इनका जन्म तो हालांकि यहीं पे हुआ था, भारत में ही हुआ था, लेकिन थे अंग्रेज और ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, जो हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था उसमें ये अच्छा प्राचार्य थे या प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज में। ठीक है, इसी हिंदू कॉलेज में पढ़ाने के दौरान 1828 से लेकर के 31 तक, ईयर याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, यहां पर प्रोफेसर के रूप में काम किया था। अब इस दौरान इन्होंने या इस दौरान इनको हेनरी बेबियन डेरेजियो को हिंदू कॉलेज के युवाओं से जुड़ने का मौका मिला। अब युवाओं से जुड़ने का जब इन्हें मौका मिला तो जो लक्ष्य को लेकर के राजा राम मोहन राय आगे बढ़ रहे थे कि समाज में जो खुलापन होना चाहिए, प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए, तर्क बुद्धि होना चाहिए, प्लस सरकार के लिए जो सरकार से जो आशा रखते थे कि कैसे प्रशासन में भारतीयों को भागीदारी दिया जाए, कैसे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए, कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित किया जाए, कैसे प्रेस की स्वतंत्रता दी जाए, ये सारे मुद्दे, कैसे जमींदारों को सही सुधारा जाए, यानी जमींदार जो भी है वो शोषण न करें, तो वो सारे मुद्दे पर भी ये काम कर रहे थे। यानी कि राजा राम मोहन राय के ये ध्वजवाहक की तरह थे। राजा राम मोहन राय के मित्र भी थे, राजा राम मोहन राय के सहयोगी भी थे, और राजा राम मोहन राय के मृत्यु के उपरांत उनके लक्ष्यों को या उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में भी इन्होंने अहम योगदान दिया था। तो जो भी राजा राम मोहन राय सोचे थे समाज सुधार के लिए, धर्म सुधार के लिए, तो धर्म को तो इन्होंने ज्यादा ये नहीं किया क्योंकि अंग्रेज थे, तो धर्म पे ज्यादा इन्होंने फोकस नहीं किया, लेकिन समाज की कुरीतियों, बुराइयों और रूढ़ियों को दूर करने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। और इसके लिए इन्होंने टारगेट किया एक युवा पीढ़ी को, जैसे जो आज नरेंद्र मोदी करते हैं। मोदी जी भी आज टारगेट युवाओं को ही करते हैं। वो जानते हैं कि युवा प्रभावित हो गया, दिन समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। इसलिए हम बार बार हम भी कहते हैं कि अगर किसी देश के नस्ल को सुधारना है ना, तो स्कूलीय स्तर पर वहां की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिए, सिलेबस में वो कुछ डालिए, वो चीज पढ़ाइए जो आप चाहते हैं कि देश में उसका सोच, देश के प्रति उनका सोच कैसा हो, एक दृष्टिकोण कैसा हो। तो ऐसा विकसित करने के लिए आपको उनका एजुकेशन सिस्टम सुधारना होगा 15 साल तक। हाँ, आज देखो, आज हम दुनिया के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सोशल चैलेंज, सिक्योरिटी, सुरक्षा। और सुरक्षा में सेंध कौन लगा रहा है? आतंकवाद। ये आतंकवाद की पैदाइश क्या है? अक्सर तुम टीवी डिबेट में देखोगे तो बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं, जो सेकुलर या बुद्धि पिशाची हैं, हम उसको बुद्धि पिशाच कहते हैं, जो सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी जानबूझ करके ढकते हैं अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए। तो वो अक्सर तर्क देते हैं कि गरीबी के वजह से, अशिक्षा के वजह से, बेरोजगारी के वजह से, इसके वजह से लोग आतंकवादी बन जाते हैं। यार एक बात बताओ मुझे कि अगर गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी अगर है तो क्या सिर्फ उसी कम्युनिटी में है जो अल्लाहू अकबर नाम लेकर के कहीं भी फटे जाते हैं, कहीं भी हजारों लोगों का जान ले लेते हैं? पता चलेगा नहीं। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तो हर एक जगह है। तो कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है समाज के लिए, जो चैलेंज है, जो जिसको हम लोग आतंकवाद कहते हैं, टेररिज्म कहते हैं, वो टेररिज्म का जन्म कैसे होता है? उसका एक ही मूल है, वो है मदरसा। और इस पे मदरसा में पढ़ाया जाने वाला कुरान, हदीस, ये कुरान और हदीस में सुधार कर दिया जाए, इसकी वो जो चीज जो युवाओं को खराब कर रहा है उसको अगर हटा दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
तो हेनरी बेबियन डेरेजियो ने भी यही किया। उन्होंने युवाओं को कॉलेज लेवल पे ही उनका माइंड वॉश करना शुरू किया। उनको वो चीज दिखाया जो वो चाहते थे, वो चीज बताया जो राजा राम मोहन राय चाहते थे। इसीलिए इन्होंने भारत के बंगाली युवाओं को, उस समय पूरे भारत में तो नहीं था, तो इसलिए बंगाल के युवाओं को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए कहा और बंगाल के युवाओं को पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया, जैसा कि राजा राम मोहन राय भी देते थे। इन्होंने कहा कि तुम विज्ञान और वेस्टर्न एजुकेशन पर फोकस करो। पश्चिमी शिक्षा, याद रखो, राजा राम मोहन राय भी पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे और विज्ञान, इन दोनों पर बल दिया। उनको पता था कि बंगाल के युवाओं का अगर माइंडसेट बदल गया, बंगाल के युवा अगर साइंटिफिक हो गए, देन धीरे धीरे पूरे देश के युवा पर भी इसका असर पड़ेगा। और देश के युवा अगर सुधर गए, अगर उनको मन में सब कुछ पता चल गया या उनको पता चल गया कि अंग्रेज क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, देन हमारे युवा उसके काट के रूप में आ सकते हैं सामने। तो इसलिए इन्होंने युवाओं को पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान पर फोकस करने के लिए बल दिया। उन्होंने कहा था कि युवाओं से कहा कि तुम स्वतंत्र रूप से सोचो, कोई भी विषय है उसको अपने से सोचो, ऐसा नहीं कि कोई कह दिया बस उसको फॉलो करने लगे। अब मान लो एक उदाहरण ले लो, मान लो समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए, आज हम नहीं स्वीकार करते हैं, कल तक लोग स्वीकार करते थे, आज हम इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र होकर के सोचते हैं कि हमको इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सेहत सही नहीं है, या कोई बंदा है जिसको डायबिटीज है, अगर हर 2 घंटा 3 घंटा पे वो कुछ खाए नहीं, देन उसको दिक्कत हो जाएगा। अब अगर वो धर्म के आड़ में या धर्म के प्रभाव में आकर के उपवास कर ले तो उसका सेहत पे असर पड़ेगा। तो डेरेजियो ने कहा कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले युवा को स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। समझ में आया? तर्क करो, मूल्यांकन करो, सोचो, और अगर आपको लगता है कि वो प्रैक्टिकल है, फ्रूटफुल है, देन आप उसको यूज करो, एक्सेप्ट करो। तो बंगाल के युवाओं में स्वतंत्र सोच विकसित करने का, तर्क बुद्धि देने का, सवाल पूछने का जो ये माइंडसेट डेवलप किया, वो हेनरी बेबियन डेरेजियो ने ही किया। तो कुल मिलाजुला करके बंगाल के युवाओं का सोच बदलने का, या बंगाल के युवाओं का हीरो अगर कोई है था, तो वो था हेनरी बेबियन डेरेजियो। और स्त्रियों का, या अगर कोई युवा, स्त्रियों के लिए अगर कोई हीरो था तो वो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। समझ में आया? इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाने के दौरान ही प्रखर कुछ मॉडर्न माइंडसेट डेवलप या ओपन माइंडसेट क्रिएट करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। खुला मानसिकता कि स्वतंत्र होकर के सोचो, किसी का फॉलोअर मत बनो, तर्क बुद्धि लगाओ, किसी के साथ तर्क करो, और आपको जो लगता है कि नहीं ये सही है, देन आप उसको एक्सेप्ट करो। ये माइंडसेट देने का श्रेय हेनरी बेबियन डेरेजियो को जाता है। इनके इर्द गिर्द कुछ स्मार्ट और तेज तरह लड़कों का ग्रुप हुआ करता था। जैसे आज भी देखेंगे कॉलेज में कुछ ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो लड़कों के चहेते होते हैं, बच्चों के चहेते होते हैं, और बच्चे अवसर तलाशते हैं कि कब उस सर के पास हमको जाने का या उनके संसर्ग में आने का मौका मिले होता है। तो हेनरी बेबियन डेरेजियो भी हमेशा युवाओं से घिरे रहते थे, इसीलिए इन्होंने एक संगठन बनाया था, यंग बंगाल। और इन्होंने जिस लक्ष्य के साथ यह संगठन बनाया था, इसीलिए इस संगठन का नाम हो गया यंग बंगाल आंदोलन। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, या यंग बंगाल मूवमेंट चलाने वाले कौन थे, तो हेनरी बेबियन डेरेजियो से। ठीक है, हेनरी बेबियन डेरेजियो स्वयं शिक्षाविद भी थे, इसीलिए इन्होंने कई कविताओं के माध्यम से
भारत के गौरव का महिमा मंडन किया था। भारत के अतीत का, भारत की उपलब्धियों का, भारत के ज्ञान विज्ञान का इन्होंने वर्णन किया था, गुण गाया था। इसीलिए इनको जैसे आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय कहा जाता है, इसी तरह से आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि। इन्होंने कविता लिखी थी, भारत मेरी जन्मभूमि। भारत मेरी जन्मभूमि। ठीक है। भारत के प्रथम आधुनिक राष्ट्र कवि, हालांकि अभी हमारे राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हमारे राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनको आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। अपने विचारों, संदेशों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए, समाज सुधार करने के लिए इन्होंने कई संगठन की भी स्थापना की थी। तो उन संगठनों का नाम जान लीजिए। याद रखो हेनरी बेबियन डेरेजियो पे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बंदा है, ये युवाओं को टारगेट किया है, युवाओं को फोकस किया है, ना कि किसी अधेड़ का, किसी बालक को, किसी को नहीं, युवा को, यूथ को। क्योंकि ये कॉलेज के प्रोफेसर है, इनको पता है कि युवा का माइंडसेट अगर हम बदल देंगे, देन देश का माइंडसेट बदल जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में कॉलेज अचानक कैसे परिवर्तन होता है? प्रकृति अचानक बदलता है कि धीरे धीरे बदलता है? अचानक कुछ भी चीज नहीं होता है, सब कुछ धीरे धीरे होता है। बोलो। हाँ, तो इन्होंने समाज सुधार के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कई संगठन बनाए। उसी में से एक संगठन का नाम है, इन्होंने ये जो व्यक्ति थे, ये क्या करते थे? एक तो युवाओं को ही करते थे, प्लस डिबेट भी आयोजित करते थे, वाद विवाद आयोजित करते थे। कोई मुद्दा है तो लोगों तक, आप भी देखिएगा, आज भी अगर ये टीवी डिबेट होता है या कहीं भी डिबेट होता है, ओपन मंच पे हो या टीवी पे हो, कहीं भी हो, तो वो ज्वलंत मुद्दा पे डिबेट किया जाता है और पक्ष और विपक्ष दोनों के जो मत होते हैं, विचार होते हैं, वो जनता के सामने या जन के सामने लाया जाता है। इससे जनता को अपनी सोच में बदलाव करने या सोच में पर अडिग रहने का एक भरोसा मिल जाता है कि नहीं भाई, तर्क के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से। तो हेनरी बेबियन डेरेजियो ने भी वाद विवाद को बढ़ावा देने के लिए, विशेष करके उन मुद्दों पर जो समाज के लिए चुनौती था, एकेडमिक एसोसिएशन का स्थापना किया था। ये सब संगठन है, इसका नाम याद रखना है। पूछ सकता है कि एकेडमिक एसोसिएशन किसने स्थापित किया था। इसी तरह से एक और संस्था था, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। अब ये टाइटल से ही पता चलता है कि एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य ज्ञान क्या है, उस पर लोगों का वाद विवाद कराया जाता था कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मान लो कोई समाज में समस्या है, कन्या बालिका हत्या हो रहा है, तो उस पर डिबेट किया जा रहा है। आप क्या जानते हैं, कहां से कितना इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो सब कुछ शेयर कीजिए। आप शेयर कीजिए, दूसरा सुनेगा, दूसरा शेयर करेगा, तीसरा सुनेगा। इस तरह से लोगों को जागरूक किया गया, लोगों का आंख खोलने का प्रयास किया गया। ये हेनरी बेबियन डेरेजियो का योगदान है। और इन्होंने जो भी संगठन बनाया, इसमें युवाओं का भरपूर सहयोग मिला। इसके अलावा इन्होंने डिबेट सोसाइटी, बंगहित सभा, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, जैसे संगठनों का
संगठन की स्थापना की थी। उद्देश्य यही था वाद विवाद के माध्यम से भारत को आधुनिकता की ओर अग्रसर करना है, भारत के लोगों की मानसिकता को या बंद मानसिकता को खोलना है, जो रूढ़िवादी था, जो परंपरागत था, जो कट्टरपंथी था, उसको खत्म करना है। ठीक है, इनका कोई धर्म सुधार का मकसद नहीं था। अगर ये करते भी तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये बाय बर्थ अंग्रेज थे। तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म का बीड़ा उठाया और सोशल रिफॉर्म में भी युवाओं को टारगेट किया। तो ये जानना चाहिए था आपको। हाँ, क्योंकि ये युवाओं के बीच थे भी, ये प्रोफेसर थे, कॉलेज में रहते थे, बच्चे हमेशा साथ में रहते थे। हाँ, अभी के समय के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, जैसे आज के समय के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जैसे जेएनयू के हुए, और भी कई सारे, बंगाल में भी कई कॉलेज है, जैसे क्या नाम है उसका, एक कॉलेज है जहाँ पे वामपंथ को बढ़ावा दिया जाता है, जेएनयू हुआ। ये सब जो यूनिवर्सिटी है, ये सब के प्रोफेसर क्या हैं? इन्हीं सारे प्रोफेसर को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल है, ये युवाओं को गलत रास्ते पे दिखाते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं, ये अर्बन नक्सल। हाँ, ये नक्सलवाद जो है, आज अगर जेएनयू से वामपंथी प्रोफेसर हट जाए, हालांकि धीरे धीरे हट रहा है, अब वहां पे राष्ट्रवादी, हाँ, आज अगर देखना तो जेएनयू का कोई बच्चा, जेएनयू में तो हम रहे ही हैं, तो जेएनयू के बारे में हमको रग रग पता है। आज भी जेएनयू का बच्चा अगर पढ़ करके बाहर आता है तो उसका माइंड वॉश पूरा हो गया होता है, उसको वापस अपने माइंडसेट में आने में, अपने परंपरागत सोच या अपने जो ट्रेडिशनल सोच है उसमें आने में टाइम लगता है, वक्त लग जाता है। वो अपने आप को अलग से दुनिया का समझ लेता है, क्योंकि उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है। अब होता क्या है, बेचारा सिंपल ग्रेजुएट होकर के जाता है जेएनयू में पढ़ने के लिए, और वहां के जो प्रोफेसर है एक से एक इंटेलेक्चुअल है। अब वो क्या करते हैं, बहुत कुछ छुपा करके गलत चीज परोस देते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं, और अलग। अब बच्चों का भी मजबूरी है भैया, उनको पीएचडी करना है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो प्रोफेसर के अनुसार नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। सबसे बड़ा बौद्धिक आतंकवादी, इतिहास में गंदगी फैलाने वाला रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये सब जो लोग हैं, ये जिसको पढ़ करके बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं, इन्हीं की पुस्तकों को पढ़ करके, ये सब के सब अर्बन नक्सल है। इनकी पुस्तक पढ़ोगे तो आपको सनातन संस्कृति, भारत का इतिहास पर एक अलग दृष्टिकोण मिलेगा। इसमें दिखाया गया कि भारत के जो आर्य हैं, जो हम लोग हैं, जो सवर्ण क्लास के लोग हैं, या जो हिंदू कम्युनिटी है, ये सब के सब गलत व्यक्ति हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। ये सब के सब मतलब कह सकते हैं एक तरह से शोषक हैं, अपराधी हैं, ऐसा बताया गया है। अपराधी की तरह मतलब बता दिया गया है। यहाँ के राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट, उनकी बुराई की गई है, उनकी मजाक की गई है, उनकी अवहेलना की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण है, या जो भी व्यक्ति हैं जो आदर्श है भारतीय समाज और संस्कृति के, उन पर उनकी मखौल उड़ाई गई है, ये इन इतिहासकारों के द्वारा। अब ये इतिहास पढ़ करके बच्चे आईएएस बनते हैं, और बच्चा को क्या पता है, बच्चा को क्या बुराई करना है। वो बच्चा के साथ में सिलेबस है, किताब पढ़ना है, वही उसी से उसको एग्जाम पास करना है। उसको एग्जाम पास करने से मतलब है। आईएएस बन जाने के बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पर कॉलेज का तो बच्चा है नहीं, स्कूल का बच्चा तो है नहीं, वो तो बहुत प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बच्चा है। तो आप कोई भी पुस्तक दीजिएगा तो उतना ही लेगा जितना उसको जरूरत है। उसको पता है कि अगर ये लिखेंगे तो एक नंबर ज्यादा मिलेगा, तो वो चीज लिख देगा वो। उसको अगर पता है कि नरेंद्र मोदी को गाली देने से वामपंथी सरकार अगर केंद्र में है, जैसे हम बार बार कहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को, कि जब भी आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो क्वेश्चन समझ लो कि वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस तरह की सरकार केंद्र में बैठी हुई है। अगर राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है देन राष्ट्रवादी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देश के गौरव महिमा मंडन करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उपेक्षा अवहेलना वाली क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी आपसे। और अगर वही दूसरे वामपंथी सरकार हो, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट हो, या आप कह सकते हैं कि वो सरकार हो जो अपने आप को सेकुलर कहती हो,
तो वो इस तरह के सवाल पूछेंगे जिसमें आपको अपनी संस्कृति से ही नफरत होने लगे। तो आपको इसको फील नहीं करना है, बस उसको एज ए आंसर के रूप में लिख देना है, चले आना है। अब मान लो सपोज आप एक सवाल पूछा गया, सपोज अकबर महान की अशोक महान, यूपीएससी में सवाल ये पूछा भी जा चुका है। अब मान लो ये मिडिवल हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ दिया गया, मिडाइवल हिस्ट्री के पेपर में कि अकबर महान था कैसे। अब आप अकबर की खूब महिमा मंडन कर रहे हैं और वो कॉपी चले गया किसी कट्टर हिंदूवादी प्रोफेसर के पास, तो नंबर आपको देगा? नहीं देगा। और अगर क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर महान कैसे, और आप क्या किए कि अकबर की बुराई कर दिए, और वो चले गया किसी मदरसा छात्र प्रोफेसर के पास या कोई शांति दूत प्रोफेसर के पास, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो आपका नंबर काट देगा। तो मैटर करता है कि आपका कॉपी और आपका एग्जाम किस समय और किसके हाथों द्वारा लिया जाता है। तो आप कई सारे ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़, अभी कल या परसों का ही न्यूज में हम देख रहे थे, इसमें जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने घोषणा किया कि जो नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे जो अब क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था शिक्षा के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से, वो अब खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। सोचो ना, आज भारत ऐसे समझ लो, देखो पॉलिटिक्स कितना गंदा हो गया भारत का। अब भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है कितना डर्टी माइंड है, ऐसे समझ लो कि भारत में के लगभग 65% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, जानती है, समझती है, लिखती है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन आज भी हमारी राष्ट्रभाषा ऑफिशियली हिंदी नहीं है। सोचो ये मुल्क की कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा त्रासदी है कि भारत की राष्ट्रभाषा, आप खुल के नहीं कह सकते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। नहीं, आज भी ऑफिशियली ये राजभाषा है, राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राष्ट्रभाषा संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, राष्ट्रभाषा संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, और राजभाषा राजकीय कार्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी में ऑफिस के कार्य होंगे, उसमें भी न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रखा गया है। हालांकि ये संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए प्रोविजन था कि 10 साल के बाद इस पे विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, और सबों को सभी दल, सभी क्षेत्र के लोगों से आपसी सहमति के उपरांत राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन भारत की विडंबना देखिए कि आज भी हम राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर पाए। और भारत के कई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। जैसे पहला विभाजन आंध्रा, गुजरात का, पंजाब का, ये सब जो विभाजन हुआ या राज्य निर्माण हुआ, ये सब के सब भाषा के आधार पर किया गया है। तो सोचिए, भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें कई भाषा है लेकिन एक भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये किसका देन है? कहीं ना कहीं यही बौद्धिक पिशाची का देन है। तो हेनरी डेवियन डेरोजियो का योगदान आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा, बंगाल के समाज सुधारकों में दूसरा जो अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा सरदर्द है, पता है। हम तुमको एक बात बोलते हैं, लड़कियां दूर से ही आकर्षक लगती हैं। अगर 1 घंटा 2 घंटा तुम्हारे साथ बैठ गई तो दिमाग का मट्ठा कर देगी। लड़कियां दूर से ही अच्छी लगती है। हाँ। और अगर टिपिकल औरत है, वो हाइब्रिड है, न तो शहरी है न तो देहाती है, न तो शुद्ध देहाती है न तो शुद्ध शहरी है, तो और सर दर्द है। वो उसको झेलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। न तो तुम उसको खुल के किसी बात को समझा सकते हो, और न तो तुम अपने अंदर रख सकते हो। अगर अपने अंदर रखोगे तो तुम कुंठित महसूस करोगे, अगर उसको बता दोगे तो गलत दिशा में चली जाएगी, गलत समझ लेगी। तो ये जो हाइब्रिड जनरेशन है ना, जो न तो प्योर शहरी है न तो प्योर देहाती है, बड़ी खतरनाक होता है। क्योंकि उसको तुम समझ नहीं पाओगे ना कि वो किस ट्रैक पे चलती है।
तुम लड़की हो करके, और तुम भी तो लेडीज है, तुम भी औरत हो, तो तुम नहीं झेल पा रही हो, तो सोचो हम लोग कैसे झेलेंगे। हाँ, तो चलो देखते हैं, आज हम औरतों का ज्ञान चक्षु खोलने वाला व्यक्ति पे बात करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम दरअसल ईश्वर चंद्र ही था, उपाधि इनको मिला था विद्यासागर। इनके पास नॉलेज बहुत था, ये एक प्रोफेसर थे, आचार्य थे या प्राचार्य थे, एक प्रोफेसर भी थे, प्राचार्य, दार्शनिक भी थे, लेखक भी थे, समाज सुधारक भी थे। समझ में आ रहा? तो व्यक्तित्व के धनी थे ऐसे व्यक्ति। अब ये व्यक्ति इतने नॉलेजेबल थे, इसकी वजह से इनका टाइटल दे दिया गया विद्यासागर। विद्या का सागर था, ज्ञान का सागर था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जाति से पैदाइशी ब्राह्मण थे, विद्यासागर पढ़ा नॉलेज के कारण, ठीक है। ये दरअसल राजा राम मोहन राय के विचारों को ही आपको बताए हैं, एक दिन शायद आप लोग को बताए थे हम, कि अगर किसी समाज सुधार की कल्पना आपके जेहन में आता है, या किसी समाज सुधारक के बारे में आपके ख्याल में आता है, तो वो क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, अगर या कैसे सोचा, अगर आपको समझना है, दिन सीधे राजा राम मोहन राय के चरण पकड़ लीजिए। सबका जननी वही है। जैसे भारत के क्रिकेट की दशा और दिशा तय करने वाला कौन व्यक्ति है? सचिन तेंदुलकर, बाद में फिर महेंद्र। तो जैसे ही क्रिकेट की बात आती है, देन सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी याद आ जाएंगे। जैसे ही अभी नेशनल गवर्नमेंट या राष्ट्रवादी सरकार का बात आएगी, तो आपके जेहन में नरेंद्र मोदी जी चले आएंगे। तो ये दरअसल माइलस्टोन की तरह थे, युग प्रवर्तक थे ये लोग। तो राजा राम मोहन राय के विचारों से ही प्रेरित थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राजा राम मोहन राय का विचार एक ब्रॉड विचार था, समाज के बारे में भी था, देश के बारे में भी था, पर राष्ट्र के बारे में भी था, धर्म के बारे में भी था, सबके बारे में उनके पास एक अच्छा सोच था, या प्रोग्रेसिव सोच था। अब वो सब सोच में से एक व्यक्ति, राजा राम मोहन राय का जो महिला उद्धार या महिला उत्थान के प्रति जो दृष्टिकोण था, उसको आगे लेकर के जाने वाले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान, विशेष करके महिला शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है, याद किया जाता है। एक कवि हुआ करते थे माइकल मधुसूदन दत्त, बंगाल के एक कवि हुआ करते थे माइकल मधुसूदन। माइकल मधुसूदन कहते हैं कि ये दरअसल भारतीय ऋषि परंपरा के संत की तरह थे, ज्ञानवान, ज्ञानी, प्रज्ञावान ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी तारीफ में कहते हैं माइकल मधुसूदन कि भारतीय ऋषि मनीषियों की परंपरा के थे। इनका जो दिल था वो बंगला माँ की तरह था। बंगाल की माँ जितना उदार होती है, करुणामयी होती है, उसी तरह से इनका दिल था। इनमें जो एनर्जी था, ऊर्जा था, वो अंग्रेजों की तरह था। ये एक तरह से उपमान दिया गया है माइकल मधुसूदन के द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इनके व्यक्तित्व का एक तरह से व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है कि ऐसे व्यक्तित्व के थे। इसीलिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, विशेष करके महिला शिक्षा। अब महिला शिक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत कुछ किया होंगे। इन्होंने जो महिलाओं के लिए किया, वो महिला कॉलेज की स्थापना की थी। बंगाल में जो महिला कॉलेज, महिला कॉलेज स्थापित किया था। इन्होंने उस समय, एक व्यक्ति थे जॉन इलियट बैथून। जॉन इलियट बैथून, जॉन इलियट
हाँ, बैथून, जॉन इलियट बैथून की मदद से बैथून स्कूल भी खोला था महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए पहले खोला गया स्कूल जो था वो यही था, बैथून स्कूल, जॉन इलियट बैथून के द्वारा, जिसमें सहयोग था हेनरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। महिला विद्यालय था। लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में स्कूल का सीरीज खोल दिया था। इतना स्कूल खोले कि हर एक जिला में एक विद्यासागर का स्कूल खुल गया। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन कॉलेज भी इन्होंने खोला था। कॉलेज में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज, और स्कूल में बैथून स्कूल, ये महिलाओं के लिए था। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा खोला गया था, और बैथून स्कूल जो महिलाओं को समर्पित था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बैथून के सहयोग से खुला था। भारत का महिला स्कूल। ठीक है। एक और चीज इन्होंने किया था, आपको पता होना चाहिए कि जो उस समय 19वीं शताब्दी तक, अंग्रेजों के समय तक भारत में जो शिक्षा का भाषा था वो था या तो संस्कृत या फिर फारसी। उच्च शिक्षा का, उच्च शिक्षा अगर आपको लेना है देन संस्कृत में ले सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था का या शिक्षा की भाषा थी। उच्च शिक्षा की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आज भी जाएंगे तो बड़े बड़े जो भी टेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का, मतलब जिसमें ज्ञान विज्ञान सब कुछ है, दर्शन भूगोल गणित सब के सब संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अगर आप वैदिक गणित पढ़ने जाएंगे तो वो संस्कृत में ही मिलेगा। अगर आप वैदिक एस्ट्रोनॉमी पढ़ने जाएंगे, वैदिक ज्योग्राफी पढ़ने जाएंगे, वैदिक मनोविज्ञान पढ़ने जाएंगे या शल्य विज्ञान पढ़ने जाएंगे, जो कुछ भी पढ़ने जाएंगे वो सब के सब संस्कृत में मिलेगा। तो संस्कृत एलिट क्लास की भाषा हुआ करती थी। जब तुर्क आए, मुगल आए, तो धीरे धीरे संस्कृत को रिप्लेस कर दिया गया और उसके जगह पे फारसी को डाल दिया गया। अब पढ़े लिखे लोग फारसी पढ़ने लगे, यानी फारसी में ही उनको सब कुछ पढ़ना था। ठीक है। फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, तो फारसी को रिप्लेस करके अंग्रेजी को डाल दिया गया, और आज निरंतर है अंग्रेजी। उच्च शिक्षा का भाषा है अंग्रेजी। अगर हायर एजुकेशन करने जाएंगे तो जितने भी आपको टेक्स्ट मिलेंगे वो सब के सब इंग्लिश में मिलेंगे। तो इन्होंने जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये देसी व्यक्ति थे और ये चाहते थे कि शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हालांकि महिलाओं पर इनका ज्यादा जोर था, इसीलिए इन्होंने संस्कृत का सरलीकरण करना शुरू किया। और जो पुरोहितों का एक कब्जा था संस्कृत भाषा पर, पुरोहित का मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता है, पुरोहित का मतलब होता है नॉलेजेबल व्यक्ति। जैसे पंडित का मतलब ये नहीं कि वो जाति से ब्राह्मण, पंडित का मतलब है जो नॉलेज को हासिल किया या नॉलेज के एक स्तर पर पहुंचा हुआ है। ज्ञानवान को, प्रज्ञावान को पंडित कहा जाता है। कोई भी पंडित बन सकता है। ठीक है। ब्राह्मण अलग है, पंडित अलग है। तो ये जो पंडित का जो पकड़ था संस्कृत को पर, उसको तोड़ने का प्रयास किया, और जो अलगाव हो गया था संस्कृत के प्रति उसको फिर से वापस लाने के लिए, जन जन को उससे जोड़ने के लिए इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय भी आरंभ किया था, संस्कृत कॉलेज, ताकि अधिक से अधिक लोग संस्कृत भाषा को जान ले, तब जाकर के भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृति को पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। नहीं तो अन्यथा पंडित और पुरोहित के गलत व्याख्या या गलत वर्णन से लोगों को दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। तो अधिक से अधिक लोग अगर संस्कृत जानेंगे, अधिक से अधिक लोग पढ़ लेंगे। आज देखो, आज नॉलेज डेमोक्रेसी का जमाना है। हर कोई स्मार्ट है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है और वो स्मार्ट है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है वो गूगल कर सकता है, यूट्यूब सर्च कर सकता है और नॉलेज ले सकता है। अगर ये चीज नहीं होता तो लोग आज भी अनभिज्ञ बने रहते, छोटे छोटे चीजों को हासिल करने के लिए वो बहुत परेशानी उठाना पड़ता।
तो ज्ञान को सरलीकृत करने का श्रेय, और विशेष करके संस्कृत के माध्यम से, क्योंकि उस समय सारे सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन संस्कृत में ही था, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संस्कृत का सामान्यीकरण किया, सरलीकरण किया, जन जन तक पहुंचाया। इसके लिए संस्कृत कॉलेज भी खुले। ठीक है। अब शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के कारण इनका बांग्ला साहित्य में भी जबरदस्त योगदान है। इन्होंने बांग्ला लिपि, आधुनिक एक नवीन बांग्ला लिपि को विकसित किया था। तो यहां तक आप समझ गए। हाँ, अब आइए हम देखते हैं लास्ट इनका योगदान कि साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान किए। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, तो अगर ये शिक्षाविद हैं, ये स्वयं प्रोफेसर थे, तो स्वाभाविक है कि साहित्य सृजन भी किए ही होंगे। बता रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इन्होंने शिक्षा के अलावा साहित्य के क्षेत्र में क्या किया। तो साहित्य के क्षेत्र में विशेष करके बांग्ला साहित्य में इनका अतुलनीय योगदान है। इन्होंने बांग्ला ग्रामर एक लिखा था। ये ग्रामर जो था, किसी भी व्यक्ति को आसानी से बांग्ला को समझने में, आसानी से बांग्ला समझ सके, इसके लिए लिखा था। क्या नाम था उसको? बोर्नो परिचय। बोर्नो परिचय यानी वर्ण का परिचय। बांग्ला में वर्ण को बोर्नो कहा जाता है, वर्णो। तो बोर्नो परिचय यानी वर्ण का परिचय, बांग्ला वर्ण परिचय। आप वर्ण समझ लीजिए तो आप भाषा समझ लेंगे। तो सरलीकृत बांग्ला परिचय के लिए इन्होंने वर्णो परिचय नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया था, जो कि प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ाया जाता था। अगर किसी बच्चे को बांग्ला समझना है, बांग्ला साहित्य को समझना है, बांग्ला भाषा को समझना है, तो अगर वो ये पुस्तक पढ़ ले ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, तो उसको बहुत मदद मिल जाएगा। संस्कृत के लिए भी एक व्याकरण की रचना किया था, जिसका नाम था व्याकरण कौमुदी। ये बांग्ला के लिए वर्णो परिचय और संस्कृत के लिए व्याकरण कौमुदी। ये कौमुदी शब्द पहली बार सुन रहे हैं कि पहले भी सुने हैं? कहा सुने हैं? राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक एक पत्र निकाला था, पत्रिका निकाला था, याद है ना? साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृत सरलीकरण करने के लिए, संस्कृत का जन जन तक प्रसार करने के लिए व्याकरण कौमुदी नामक ग्रंथ निकाला था। इसीलिए निकाला था ताकि अधिक से अधिक गैर ब्राह्मण व्यक्ति जो संस्कृत नहीं जानता था वो जान ले। अगर गैर ब्राह्मण व्यक्ति संस्कृत जान लेगा, देन वो संस्कृत में लिखे गए साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, इन पुस्तकों को पढ़ सकेगा, समझ सकेगा और अपने दिमाग को प्रखर कर सकेगा, और जो बीच के जो गलत शिक्षा देने वाले लोग थे उनसे बच सकेगा। तो दो महान योगदान, बांग्ला के लिए वर्णो परिचय और संस्कृत के लिए व्याकरण कौमुदी की रचना की गई। इसके अलावा भी ये कई तरह के पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से जुड़े हुए थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख था वो था सोम प्रकाश। एक है सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश अलग है, दयानंद सरस्वती का है। यह है सोम प्रकाश। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सोम प्रकाश, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश ये एक साप्ताहिक पत्रिका था। हाँ, ये दरअसल समाज में जो बुराइयां थी, बाल विवाह, बहु विवाह या जो भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं थी,
उन पर प्रकाश डाला गया था सोम प्रकाश के द्वारा। अच्छा, सोम प्रकाश वो ग्रंथ है जिसमें जो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था, नीलहे बागानों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था किसानों का, उस विद्रोह का महिमा मंडन किया गया था। नील विद्रोह की चर्चा सोम प्रकाश में की गई है, याद रखना। ये पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में। ठीक है। इसके अलावा और भी उपलब्धियां हैं उनको, जैसे उन्होंने संस्कृत प्रेस की भी स्थापना की थी। संस्कृत भाषा में समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकों के प्रकाशन के लिए इन्होंने संस्कृत प्रेस की भी स्थापना की थी। अब कुल मिलाजुला करके देखा जाए तो भारत की, विशेष करके बंगाल की महिलाओं की ज्ञान चक्षु खोलने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो ये स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर तक, और कॉलेज के बाद विवाह का जब टाइम आता था गृहस्थ जीवन के लिए, तो उन सब के लिए, तो हर एक स्तर, हर एक आप कह सकते हैं एज या आयु, हर एक आयु के लिए मार्गदर्शक के रूप में महिलाओं का अगर कोई बंगाल में था, शुभचिंतक था, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्कूल खोल दिए, बालिकाओं को अधिक से अधिक नामांकन कराया गया, उनको आधुनिक शिक्षा दी गई, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाया गया, उनको भय मुक्त किया गया, उनके मानसिक माइंडसेट को ओपन किया गया, तर्क बुद्धि दिया गया। तब जाकर के बंगाल की महिलाएं आज इतनी काबिल बनी है, इतने फ्रंट रनर बनी है। उन्होंने शिक्षा दिया, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, संघर्ष करने का जज्बा दिया, वो दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसीलिए बंगाल की महिलाओं को अगर किसी को पहले पूजना चाहिए अपने पति से पहले, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पूजना चाहिए। ठीक है। उतना राजा राम मोहन राय सिर्फ सोचते रह गए और बेचारे चल बसे, लेकिन उनके लक्ष्य को, उनके कार्य को, उनके झंडा को बुलंदी तक पहुंचाने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो एक हेनरी वेबियन डेरेजियो और दूसरा ये। और भी लोग थे, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र, और भी लोग थे, लेकिन उतना उनका प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे भारत में कई नेता हुए, लेकिन कुछ नेता ऐसे हुए जो युग प्रवर्तक हुए, तो उसी में से ये समाज सुधारक को में एक युग प्रवर्तक समाज सुधारक थे। ठीक है।